सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिवादन और दोस्तों नमस्कार। जय तेजा जी की। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और आज सर्वप्रथम हम तीन रचनाकारों की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद अन्य प्रश्नोत्तर भी पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के बारे में, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपने प्रश्नोत्तर को और आगे गति देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। और एक दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने की तकलीफ मत उठाया करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो फिर छोड़ देते हो। तो भाई ये गणित का फार्मूला है, वो मुझे जोड़ बाकी नहीं आता है, क्योंकि मैं ठहरा हिंदी का आदमी और मुझे जोड़ बाकी करना बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए आप सब्सक्राइब न करो तो कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले करोगे फिर छोड़कर भाग जाओगे, रहने ही दीजिएगा। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम बताइए। उसने कहा था कहानी प्रसिद्ध है और इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो कहानी के लेखक का नाम है पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी है वो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी से ही पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का नाम हिंदी साहित्य के आकाश में अमर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 को पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक मासिक पत्र का भार कब संभाला? ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने समालोचक पत्र का संपादन किया था। अब एक जानकारी ये भी देखिएगा कि ये मासिक था और इसका जो संपादन करने का कार्य है वो कब से प्रारंभ किया? तो ये कार्य किया था 1902 से। 1902 से उन्होंने समालोचक मासिक पत्र का जो संपादन है उसका भार संभाला था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और आपके दिमाग में चलते चलते ये भी सवाल आ जाएगा कि क्या कर रहे हो, आज से लगभग 105-4 साल पुरानी बात पढ़ा रहे हो। भाई पढ़ना ही पड़ता है, इतिहास है तो इतिहास में तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में। गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन कब? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की पहली कहानी थी, उसका नाम सुखमय जीवन था और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1911 में, और ये भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुई थी। 1911 में इसका प्रकाशन हुआ और भारत मित्र पत्र में इसका प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है? उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है, मर्म को छूने वाली कहानी है। तो इसकी पृष्ठभूमि कौन सी है? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये देखिएगा उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? बुद्धू का कांटा बहुत ही शानदार कहानी है। सॉरी, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कहानी, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की, और ये बहुत ही शानदार कहानी है। लेकिन उसने कहा था से अलग हटकर कहानी है। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कविताओं के नाम बताइए। अब उन्होंने कहानियों के अलावा कविताएं भी लिखी थी, तो उनकी कविताएं कौन कौन सी थी? कविताएं थी भारत की जय कविता थी, झुकी कमान, स्वागत, रवि, ईश्वर से प्रार्थना, सुनीति, अहिताग्नि।
तो भारत की जय, झुकी कमान, स्वागत, रवि, ईश्वर से प्रार्थना, सुनीति, अहिताग्नि, एशिया की विजयदशमी और बेनाक ब्रन, ये इनकी कविताएं थी। कविता संग्रह नहीं कह सकते दोस्तों, सिर्फ कविताएं, क्योंकि इनके कविताओं के नाम है भारत की जय, झुकी कमान, स्वागत, रवि, ईश्वर से प्रार्थना, सुनीति, अहिताग्नि, एशिया की विजयदशमी, बेनाक बरन। और अगला है द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, किसकी रचना है? द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स किसकी रचना है? अब ये रचना साहित्य से संबंधित नहीं है। द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स किसकी रचना है? देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जिन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर लिखा था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर के इस रचना को लिखा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य गुलेरी जी ने कितने वर्ष की उम्र में संभाला? आपने जयपुर वेधशाला का नाम तो सुना ही होगा। तो इसके जीर्णोद्धार का कार्य गुलेरी जी ने कितने वर्ष की अवस्था में संभाल लिया था? यानी पुनरुद्धार भी कह सकते हैं, जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। तो कितने वर्ष की अवस्था में संभाला था? 20 वर्ष की उम्र में संभाला था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन किन पुस्तक मालाओं का संपादन किया? पुस्तकों का नहीं, पुस्तक मालाओं का संपादन किया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन किन पुस्तक मालाओं का संपादन किया? तो देखिए, देवी प्रसाद पुस्तक माला, सूर्य कुमारी पुस्तक माला और नागरी प्रचारिणी पुस्तक माला, 3 पुस्तक मालाओं का उन्होंने संपादन किया था। देवी प्रसाद पुस्तक माला, सूर्य कुमारी पुस्तक माला, नागरी प्रचारिणी पुस्तक माला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंधों का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंधों का नाम बताना है। तो देखिए, पुरानी हिंदी, संगीत, आंख, शोहेम, सैसुनार की मूर्तियां। और पुरानी हिंदी नाम दिया था, तो ये नाम देने वाले भी कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका ये निबंध भी है। एक संगीत नाम से निबंध है, एक आंख नाम से निबंध है, एक सोहिम नाम से निबंध है, सैसुनार की मूर्तियां नाम से निबंध है। और देवकुल निबंध, कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव निबंध संकलन भी है दोनों, और निबंध भी है। कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव दोनों निबंध संकलन भी है और निबंध भी है। प्रसिद्ध रूप से कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में आपने जो जानकारी है वो हासिल की। अब माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म 4 अप्रैल 1889 बाबई गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 बाबई गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और निधन इनका हुआ 30 जनवरी 1968 को। संपादन इन्होंने किया करमवीर का, प्रभा का, प्रताप का, यानी 3 पत्र जो प्रमुख रूप से संपादक के रूप में उन्होंने संभाले। करमवीर, प्रभा और प्रताप, तीनों का इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध। और माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, साहित्यकारों में दादा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि दद्दा के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी प्रसिद्ध है और दादा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रसिद्ध है। तो साहित्यकारों में दादा के नाम से
माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है और दद्दा के नाम से मैथिली सेनगुप्त जी को जाना जाता है। ठीक है ना। गद्य में साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्ध, और गद्य में अगर जिक्र किया जाए तो साहित्य देवता के नाम से इनको जाना जाता है। गद्य में साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्धि इनको मिली। काव्य संग्रह इनके देखिएगा, काव्य संग्रह देखते हैं। हिम किरीटनी 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हिम किरीटनी इनकी रचना है, 1942 में प्रकाशन। हिम तरंगिणी 1948 में इसका प्रकाशन हुआ, हिम तरंगिणी का। और माता का 1952 में प्रकाशन हुआ। इसके बाद है बापू रचना। चलिए, नाटक इनका है कृष्णार्जुन युद्ध, और 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक 1918 में प्रकाशन। निबंध संग्रह देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संकलन है। अमीर इरादे गरीब इरादे समय के पांव, तो अमीर इरादे गरीब इरादे समय के पांव निबंध संकलन है। और चिंतक की लाचारी, ये भी निबंध संकलन है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। अन्य रचनाओं में अगर हम देखें माखनलाल चतुर्वेदी जी की, देखिएगा साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। वेणु लो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बिजुरी काजल आंज रही, बिजुरी काजल आंज रही माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। मरण ज्वार माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। और समर्पण भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। नेक्स्ट, संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से किया गया? अब ये देखते हैं। तो संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन चतुर्वेदी रचनावली 10 भागों में प्रकाशित। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन चतुर्वेदी रचनावली नाम से 10 भागों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह है परिचय के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। तो हमने गुलेरी जी का परिचय पढ़ा, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अब हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर। लेकिन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया और कब दिया गया? ये प्रश्न आपके लिए कमेंट में है, आप कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। वैसे प्रश्न पूछकर मैंने गलती की है, क्योंकि आप कमेंट करते ही नहीं हैं, बहुत कम कमेंट करते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। जन्म हरिवंश राय बच्चन जी का 27 नवंबर 1907 को अमोदा गांव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको वर्तमान में इनका नाम बदल दिया गया है और प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है ना। 27 नवंबर 1907 को अमोदा गांव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। निधन इनका 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। चलिए, हालावाद के जनक माने जाते हैं, और साहित्य में जो हालावादी आंदोलन चला था, इसके ये जनक माने जाते हैं। चलिए, काव्य संग्रह देखते हैं। और काव्य संग्रह इनके हैं मधुशाला, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। मधुबाला 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। और मधुकलश, इसका प्रकाशन भी 1938 में हुआ। ठीक है। मधुबाला और मधुकलश का प्रकाशन 1938 में, और मधुशाला का 1935 में। निशा निमंत्रण इनकी रचना है, काव्य संग्रह। एकांत संगीत भी इनका काव्य संग्रह है। आकुल अनंतर इनका काव्य संग्रह है, इनका हरिवंश राय बच्चन जी का। मिलन यामिनी काव्य संग्रह है, और सतरंगिणी काव्य संग्रह। ठीक है। आरती अंगारे, आरती और अंगारे, और नए पुराने झरोखे, ये भी इनके काव्य संग्रह हैं। आरती और अंगारे,
नए पुराने झरोखे इनके काव्य संग्रह। टूटी फूटी कड़ियां, ये भी काव्य संग्रह है। तो इनके काव्य संग्रह आप धीरे धीरे याद करोगे तो याद होने लग जाएंगे। प्रणय पत्रिका काव्य संग्रह। अब ये पत्रिका नहीं है दोस्तों, ये काव्य संग्रह है। हलाहल भी काव्य संग्रह है। बंगाल का काल काव्य संग्रह और खादी के फूल काव्य संग्रह। सूत की माला काव्य संग्रह। बुद्ध और नाचकर काव्य संग्रह और तिरभंगिमा काव्य संग्रह। ठीक है जी। बहुत दिन बीते काव्य संग्रह। कटी प्रतिमाओं की आवाज इनका काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन जी का। आत्मकथा इनकी 4 भागों में विभाजित है। आत्मकथा के 4 अंश हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, यानी इनकी आत्मकथा के 4 अंश हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। प्रथम कविता संग्रह इनका है तेरा हार, और इनका जो प्रथम कविता संग्रह है उसका नाम क्या है, तेरा हार। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया 1959 को 2 चट्टाने रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए अब उसने कहा था कहानी के बारे में भी थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। 3 रचनाकारों का परिचय हमने पढ़ा है। उसने कहा था कहानी बहुत मोस्ट कहानी है, और ये भी हम पढ़ लेते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक है लैना सिंह। ठीक है। उसने कहा था कहानी की नायिका कौन है। उसने कहा था कहानी की नायिका कौन है, नायिका है सूबेदारनी, सूबेदारनी। चलिए, उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की का मिलन कहां पर होता है। उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की का मिलन कहां पर होता है। अमृतसर के चौक की एक दुकान पर उनका मिलन होता है। अमृतसर का एक चौक और उसकी दुकान पर दोनों का मिलन होता है। लैना सिंह कहाँ का रहने वाला था, यानी उसने कहा था कहानी आपने पढ़ी है, तो लैना सिंह कहाँ का रहने वाला था, मांझे का रहने वाला था लैना सिंह। कहाँ का, मांझे का। लड़की कहाँ की रहने वाली थी, मगरे की रहने वाली थी लड़की। लड़की कहाँ की रहने वाली थी, मगरे। तेरी कुड़माई हो गई, ये कथन किसका है। तेरी कुड़माई हो गई, ये कथन किसका है, लैना सिंह का कथन है। यानी ये उसने कहा था कहानी के प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ आए हुए थे। लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ आए हुए थे, अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है, उसको पलटन का विदूषक कहा गया है। हंसी मजाक करने वाला। बोधा सिंह की देखभाल कौन कर रहा था, लैना सिंह कर रहा था बोधा सिंह की देखभाल, लैना सिंह। लपटन साहब ने जेब से क्या निकाले, 3 गोले निकाले लपटन साहब ने जेब से। चलिए नेक्स्ट। लैना सिंह ने लपटन साहब को किसकी कहानी सुनाई, मौलवी साहब की कहानी सुनाई थी लपटन साहब को लैना सिंह ने। सिखों में कितुन के प्राण गए थे, 15 के प्राण गए थे। यानी कहानी के आधार पर लैना सिंह को कितने घाव लगे थे, 2 घाव लगे थे। लैना सिंह को कितने घाव लगे थे, 2 घाव लगे थे। उसने कहा था किसने किसको कहा था, उसने कहा था किसने किसको कहा था, सूबेदारनी ने लैना सिंह को कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा कर। सूबेदारनी ने लैना सिंह को कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। जीवन के अंतिम समय लैना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था। जीवन के अंतिम समय लैना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था, वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ था। इनकी वजीरा सिंह। अचेतावस्था में वजीरा सिंह को लैना सिंह ने क्या समझ रखा था। अचेतावस्था में वजीरा सिंह को लैना सिंह ने क्या समझ रखा था,
अपना भाई तीरथ सिंह समझ रखा था। लैना सिंह ने कहां पर प्राण त्यागे? लैना सिंह ने कहां प्राण त्यागे? फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर प्राण त्यागे थे। लैना सिंह की मृत्यु का समाचार कौन सी सूची में था? लैना सिंह की मृत्यु का समाचार कौन सी सूची में था? 68वीं सूची में था। लैना सिंह की मृत्यु का क्या कारण बताया गया? लैना सिंह की मृत्यु का क्या कारण बताया गया? मैदान में घाव से मरने का कारण बताया गया। मैदान में घाव से मरने का कारण बताया गया। लैना सिंह किस रेजिमेंट का जवान था? लैना सिंह किस रेजिमेंट का जवान था? 77 सिख राइफल्स का जमादार था। पंडित चंद्रधर शर्मा जी के नाम के आगे गुलेरी क्यों लगता है? पंडित चंद्रधर शर्मा जी के नाम के आगे गुलेरी क्यों लगता है? इनके पिता शिवराम शास्त्री हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी थे। इनके पिता शिवराम शास्त्री हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी थे तथा राजकीय सम्मान प्राप्त करने के बाद जयपुर आकर बस गए थे। तो राजकीय सम्मान प्राप्त किया और उसके बाद वे जयपुर आकर बस गए थे। सूबेदार का क्या नाम था? हजारा सिंह। सूबेदार का क्या नाम था? हजारा सिंह था। लैना सिंह ने किसकी रक्षा की? लैना सिंह ने किसकी रक्षा की थी? सूबेदार हजारा सिंह व उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा की थी। सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा की थी। खाई में से पानी कौन निकाल रहा था? वजीरा सिंह खाई में से पानी निकाल रहा था। कौन? वजीरा सिंह। सूबेदार ने खाई का पैरा बदलने की जिम्मेदारी किसे दी? सूबेदार ने खाई का पैरा बदलने की जिम्मेदारी किसे दी थी? महासिंह को दी थी खाई का पैरा बदलने की जिम्मेदारी। सिगड़ी में कोयले सिगड़ी में कोयले डालने का कार्य किसे दिया गया था? उद्यमी सिंह को दिया गया था सिगड़ी में कोयले डालने का कार्य। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो ऐसा कौन कहती है? तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो ऐसा कौन कहती है? फिरंगी मैम कहती है। प्रत्येक देश का, तो ये थे हमने ऊपर जो पढ़े वो थे, उसने कहा था कहानी के प्रश्न। अब देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। चलिए नेक्स्ट। दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सरअप्पा ने दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सरअप्पा ने। ठीक है जी। नेक्स्ट। किस संत कवि ने श्रृंगार रस का विरोध किया था? कौन से संत कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया था? सुंदरदास ने श्रृंगार रस का विरोध किया था। पद्मावत के कड़वक में कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? पद्मावत के कड़वक में कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। पद्मावत के कड़वक में 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। चलिए, रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि इसमें अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य चिंतामणि। सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि किसको माना जाता है? सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि नूर मोहम्मद को माना जाता है। हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी को हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद। मुक्तिबोध की किस कविता को शमशेर बहादुर मुक्तिबोध की किस कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था? मुक्तिबोध की कौन सी कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था? अंधेरे में कविता को। और ये लंबी कविता है। नेक्स्ट। कुकुरमुत्ता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता।
लोकायतन महाकाव्य के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है लोकायतन। मधुबाला काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। मधुबाला काव्य संग्रह के कवि का नाम अभी हमने पढ़ा था तो याद आ गया होगा, हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है। चलिए, अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक कौन थे? ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट, सरोज समर्पी लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। सरोज समर्पी नामक लंबी कविता है और उसके कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला, और यह अनामिका द्वितीय में संकलित है। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, मधुशाला काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। मधुशाला काव्य संग्रह के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। नवुशव हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नहीं लगा कुछ भी तो भी कोई बात नहीं है। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको आदत ही नहीं है, वो कोई बात नहीं है। चलो उसको तो छोड़ो, आप देख लो, बस पढ़ते रहो और तैयारी में अपना ध्यान लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।